नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। वर्ष 2001 में प्रदेश बंद का आह्वान था सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। उसके क्रम में मोहम्मदाबाद में तहसील पर भी एक धरना प्रदर्शन हुआ 9 अगस्त 2001 को। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे। एक मुकदमा ये पंजीकृत किया गया कि ये विधि विरुद्ध जमावड़ा 4-5 हजार लोगों का और सरकारी काम में बाधा और तोड़फोड़ हुई। उसी मुकदमे का ट्रायल यहाँ माननीय सीजीएम साहब के न्यायालय में चल रहा है। उसमें आज तारीख थी, कोई गवाह अभियोजन की तरफ से नहीं आया था, इसलिए फिर अगली तारीख 12 दिसंबर को पड़ी है। सांसद जी, जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं कोर्ट की, तमाम कोर्ट में आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में हमें लगता है कि आप पर, आपके अनुज पर, पूरे परिवार पर मुसीबत आई हुई। देखिए, ये एक लोकतंत्र का सिस्टम है। जब भी किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगेगा तो जो लोकतंत्र के सिस्टम को मानता है तो उसे उसके लिए कोई अलग बात नहीं है, उसका ट्रायल तो न्यायालय में होगा। आरोप लगाने वाली बात सही है या आपको गलत है, इसका फैसला न्यायालय करती है। मेरे विरुद्ध एक मामला 2005 में आरोपी बनाया गया था। उस मामले का ट्रायल दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हो गया और मुझे दोषमुक्त कर दिया गया। उस मुकदमे को आधार बनाकर एक गैंगस्टर का मुकदमा बनाया गया। अब उस गैंगस्टर का एक्ट का मुकदमा, उसका विचारण भी चल रहा है। आपने जो तमाम कहा, तमाम नहीं है, वो एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो बेस करता है 2005 वाले मुकदमे पे। हमारे देश में जो ये सब कानून है और जो एक्ट है उसमें भी, या किसी स्पेशल एक्ट में भी, जब बेस ही नहीं है, खुद गैंगस्टर एक्ट कोई अपराध नहीं है, आपने ये अपराध किया था, इसमें आपके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ, इसलिए आपके विरुद्ध गैंगस्टर भी चलाया जाए, तो वो बेस, पैर उसके दूसरे हैं। अब वो पैर ही नहीं है, वो केस छूट चुका है, लेकिन अब चल रहा, तो उसकी न्यायिक प्रक्रिया से हमें कोई एतराज नहीं है। उसकी न्यायिक प्रक्रिया में मैं कोर्ट में उपस्थित होऊंगा और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी, प्रक्रिया पूरी होगी। मैं हाई कोर्ट में भी गया हूं इसके लिए कि अब ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए, और उसमें भी संभवतः 14 तारीख लगी है माननीय उच्च न्यायालय में। इस पर सरकार को जवाब देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, तो आएगा जवाब। फिर 14 को हमारे वकील भी बहस करेंगे, अपने वो तर्क और नजीरें वहां दिखाई जाएंगे। आपका परिवार जो है एक राजनीतिक परिवार है, जनता में एक संदेश जा रहा है कि अगर सजा होती है तो आप लोगों का राजनीतिक कैरियर जो है दांव पर लगेगा। देखिए, हमारी बात सुनिए। सिर्फ ये कि राजनीतिक परिवार है, ये यहाँ तक है, सत्य नहीं है, आधा आधा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि देश जब गुलाम था तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक लंबा संघर्ष चला। लाखों लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, कुर्बानियां दी, जेल गए,
फांसी के फंदे को चूमा, यातनाएं सही। मेरे परिवार में भी ऐसे 12 व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, यातनाएं सही, कोड़े खाए, जेल गए, कुर्बानियां दी। देश की आजादी के बाद जब ये खुला अवसर था, आपको पता है कि देश का बंटवारा किस परिस्थिति में हुआ और क्या आधार था। तब मोहम्मद अली जिन्ना पुकार रहे थे कि नया राष्ट्र पाकिस्तान बन रहा है, सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चलो। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते थे, जिन्हें अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी जैसे लोगों के, तो उन लोगों ने, उनका चॉइस था ये, उन्होंने चुना कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए, हमारे पूर्वज इस मिट्टी में पैदा हुए और हमारे पूर्वज इसी मिट्टी में दफन हो गए। आज की जो भाषा है उसमें हम आपको कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी मुसलमान के परिवार से अब वो तो उन लोगों की है, वो ये शब्द कहते हैं। हम राष्ट्र से प्रेम हमारे परिवार में और किसी भी देशवासी में ये होना आवश्यक है। और मुसलमान के लिए तो इसलिए नहीं कि किसी को खुश करने और दिखाने के लिए, इसलिए भी कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी बिल्कुल इस बारे में साफ कहा है कि वतन से मोहब्बत भी ईमान का एक जुज है। तो हम तो उस भावना से भी कि जो वतन हमारा है, जहां हम पैदा हुए हैं, उससे मोहब्बत करना, उसके लिए मरना मिटना, ये मेरे ईमान का जुज है। हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पूर्वजों ने देश की सीमाओं में भी बलिदान दिया है इसी विचारधारा से, और आज भी हम तत्पर हैं। अब बदकिस्मती से ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जो आजादी की लड़ाई में एक उंगली भी नहीं कटा सके, जिनके पुरखों में एक नाम नहीं मिलेगा। ऐसा माफी मांगने वालों का नाम मिलेगा, उसे वीर की उपाधि दी जाएगी, लेकिन सर कटाने वालों का नाम नहीं मिलेगा। मैं गर्व के साथ कर सकता हूं कि हमारे परिवार में मातृभूमि के लिए बलिदान देने वालों का नाम है। जनता में जो एक परसेप्शन जा रहा है कि अगर सजा हुई तो राजनीतिक भविष्य दांव पे है। देखिए, मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है। किसी षड्यंत्र का कोई शिकार हो, यह अलग बात है। मुझे अपने देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। आपको याद नहीं होगा, 2019 का चुनाव और उसकी पराजय उस समय भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई थी। तब दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में फैसला आना था। तब भी यहां घूम के मीटिंग करके कहा जाता था कि गाजीपुर का चुनाव का परिणाम रद्द हो जाएगा और फिर एक बार चुनाव होगा, हम ही जाएंगे सांसद बन के। और गाजीपुर की जनता तो गवाह है इस बात की कि इस तरह से पब्लिकली लोगों ने कहा, लेकिन कोर्ट ने भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और गाजीपुर की जनता आने वाले दिनों में फिर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सर, अभी उपचुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, 3 जगह उपचुनाव हो रहे हैं और 2 प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में क्या आप उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में लोकसभा की भी सीट है और विधानसभा की भी सीट है। यदि लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित है तो तीनों सीटों पर भाजपा हारेगी, बुरी तरह हारेगी, कहीं कोई दो राय नहीं है। ये घमंड में चूर लोग हैं और क्षमा के साथ कुछ हमारे मीडिया के साथी हैं जो इनको जितना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दें। जनता के दिलों में ये लोग झूठ बोलने वाले हैं, ये लोग धोखा देने वाले हैं, ये लोग नाकारा लोग हैं। इन लोगों के हाथ में देश है तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, विकास चौपट हो गया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। दुनिया में देश का नाम जो नाक कट रही है, जिस तरह के अमेरिका की जो अभी हाल फिलहाल में टिप्पणियां आई हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो टिप्पणियां आ रही हैं, इन तीनों रिजल्टों से तो अगर लोकतंत्र की व्यवस्था और स्थापना बरकरार है
तो निश्चित तीनों सीट पर भाजपा बुरी तरह हार रही है। आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि जो सरकार जो है वोटरों को मार पीट रही है, धमका रही है और जो चुनाव आयुक्त है अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया, ये तो अलग बात है। अभी चंद दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जिन परिस्थितियों में 24 घंटे के अंदर आनन फानन में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है, तो कितना बड़ा सवाल है। आज देश का हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है, हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है। आज हर पढ़ा लिखा आदमी चिंतित है कि जिस तरह से कार्यपालिका अस्तित्व खत्म कर देना चाहती है, न्यायपालिका का दोष भी खुद लगाती है और दोषी भी खुद ही ठहरा देती है और सजा भी खुद ही दे देती है। अभी बिहार में एक नजीर आई, बिहार उच्च न्यायालय के ने इसका एक विषय में संज्ञान लिया और फटकार लगाई। फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है जब आप ही आरोप लगाओगे कि ये गैंगस्टर है और आप ही ये तय कर दोगे कि इस गैंगस्टर की ये सारी संपत्तियां हम गिरा देंगे या अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें न्यायपालिका का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र में जो 3 स्तंभ की बात है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। सर, एक आपके बड़े करीबी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो 3 चुनाव में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे प्रचार करने नहीं गए। माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने रोक दिया। अब आप लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त है, आप कुछ भी कह सकते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी निश्चित रूप से कुछ कदम हम लोग साथ चले हैं, हम सफर रहे हैं हमारे वो, और मैं इस मामले में उनकी कदर करता हूं कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को उनका हक हिस्सा इंसाफ दिलाने के लिए वो संघर्षरत हैं। अब एक राजनीतिक दल है तो उनको अपने राजनीतिक दल के हित में क्या है उस हिसाब से सोचना और व्यवहार करना, ये वो भली भांति उसको जैसा उचित समझते हैं वो करते हैं। हम उस पे उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, इस बार उपचुनाव में आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और भाजपा का दावा है कि जो दलित है बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ रहा है। तो इस उपचुनाव में दलित की भूमिका तय करेगी कि 2024 में क्या होगा? देखिए, दलित से मतलब पता नहीं किसको आप क्या कह रहे हैं, लेकिन इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, वो किसी भी मोर्चे, संगठन, पार्टी के साथ उस विचारधारा को मानते हुए हैं, वो एक बात ये गांठ बांध के रख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो कभी सोच नहीं सकते। कारण? क्योंकि उन्हीं का गला काटने के लिए तो सारी तैयारी हो रही है। इस देश में किसका गला काटना है? 14% माइनॉरिटी का, उससे मोटा गला उनका है जो सदियों तक गुलाम बना के रखे गए थे, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जिन्हें आजादी नसीब हो गई, आज वो हर चीज में हिस्सेदार हैं। पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व हैं, विधानसभा में सीटें रिजर्व हैं। हाँ, उन रिजर्व सीटों से जीत के जाने वाले अपनी पार्टी के इशारे पर अपने उसूलों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं, लेकिन कितना दिन ये जगेगा जमीर एक दिन उनका, या जो लोग उनको भेजते हैं उनका जमीर जगेगा। तो सबसे बड़ा संकट तो उनके लिए है। अगर संविधान पर संकट है तो सबसे बड़ा संकट अंबेडकरवादियों के लिए है। और मैं ये मानता हूं कि और कोई रास्ता बदले या न बदले, भटक जाए या न भटके, अंबेडकरवादी नहीं भटक सकता। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि बसपा अंबेडकरवादी कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका शोषक कौन है, कौन उसका शोषण किया है, सदियों तक किसने उसके गले में हांडी लटकाई है, उसके पोछिट्टे में झाड़ू बांधा है, उसकी परछाई से भी दूर रहने को कहा है, समाज में बराबरी के से जीने का अधिकार नहीं दिया है। आज सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है, ये गैर बराबरी के खिलाफ। ये जो सामाजिक ऊपर नीचे का मामला है, इसके लिए तो सबसे बड़े शिकार वही हैं। इसलिए मैं नहीं समझता, कुछ देर के लिए अनाज 5 किलो, गरीब की गुर्बत भी एक बड़ी समस्या है। कुछ देर के लिए किसी की गुर्बत को कुछ चंद चांदी के सिक्कों में खरीद लिया जाए,
और बात है। आत्मा कभी नहीं स्वीकार करेगी जो अम्बेडकरवादी है उसकी, कि वो बीजेपी को कोई लाभ पहुंचाए। अभी मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले की तरह यूपी में एसटीएफ पकड़ रही है आयुष घोटाला, उसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता आप बहुत डूब करके नीचे कौड़ी निकाल लाते हैं। यही तो देखने की बात है कि कुछ लोग समझते हैं कि शायद इस वृक्ष के नीचे हम बैठ के इसके साए में आराम कर लें, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो वृक्ष से दूर रहेंगे तब, वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे तब, किसी कंडीशन में उनकी बख्शाइश नहीं हो सकती। वृक्ष माने भाजपा समझा जाए, हाँ, यूपी की भाजपा। वो एक ऐसा बट वृक्ष जिसके नीचे कोई फसल नहीं होती, वो घास भी नहीं जमती। राष्ट्रीय स्तर पर उनसे जुटने वाले अकाली दल मिट्टी में मिल गए। उनके साथ गलबहियां करके आगे बढ़ने वाले नीतीश कुमार का क्या हशर हुआ। उनके कतार में कतार बाला साहब ठाकरे के जमाने से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूबा महाराष्ट्र, वहां पर भाजपा को इतनी बड़ी ताकत बनाया जिस शिवसेना ने, आज उनके हशर का हुआ। तो इनके साथ जे हटलू हो गई, आज ये सटलू हो गई। और ये अभी हमारे जिले में डॉक्टर विजय यादव के साथ जो कुछ हुआ है, बहुत से लोगों को यहाँ गलतफहमी थी। कुछ दिनों तक उनका नाम चर्चा में बहुत ऊपर था। जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम के लिए चर्चा, लोकसभा सदस्य के नाम के लिए चर्चा, प्रदेश में उनका संगठन उसके लिए किसान मोर्चा के लिए बड़े पद के ऊपर पदासीन होना, और मिट्टी में चुटकी में मसल दिया गया या मसलवा दिया गया। वो सारी कोशिश जो हमारे साथ हो रही है, उसी तरह की कोशिश उन तमाम लोगों के साथ होगी जो उनकी शरण में छुप के चाहते हैं कि हम बच जाएंगे। लेकिन एक विचारधारा होती है, मैंने एक विचारधारा बनाई है कि हमारा इतिहास सबका लिखा जाएगा। मेरा इतिहास ये लिखा जाएगा कि हम अंतिम सांस तक इस बुराई के खिलाफ लड़ते रहे और कभी भी इनके ज्यादती के सामने घुटना नहीं टेका। एक सर ताजा मामला आया है कि शहादत दिवस हर साल मनाई जाती है आपके ही विधानसभा में, उसमें एक बार ऐसे शख्स गए कि उन्हें बाहुबली का शुमार नाम दिया जाता है, और वहां से लोगों ने आपके परिवार पर भी टीका टिप्पणी की। तो इसको किस नजरिए से परिवार देखता है आपका? अरे साहब जाने दीजिए, आपके जुबान में भी हिम्मत नहीं है कि वो क्या पद उनको देना चाहिए। आप उनको शंकराचार्य डिक्लेयर कर दीजिए। जनता की निगाह में, गरीबों की निगाह में उनका जो मुकाम है वही रहेगा। किसी मंच पर बैठें और किसी के साथ खड़े हों। उनका जो आदर्श जीवन रहा है, जो 25 साल तक कानून से भागा रहा, जिसके ऊपर 5 लाख का पुरस्कार घोषित रहा, आज सत्ता की ताकत है जो उनके साथ खड़ी है। आज भी मैं चुनौती के साथ आपको भी कहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को कहता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है, उस माफियाओं की लिस्ट में उनका नाम माफिया लिस्ट में है। आज भी ब्रजेश सिंह का नाम और त्रिभुवन सिंह का नाम माफिया लिस्ट में है। कार्रवाई उनके साथ नहीं होगी, और कार्रवाई इसलिए भी नहीं होगी कि आपके जैसा आदमी भी उनके साथ माफिया नहीं जोड़ सकेगा जो लिस्टेड माफिया सूची में है। उत्तर प्रदेश सरकार की सूची में माफिया है तो माफिया मुख्तार अंसारी है, और चंद दिनों पहले अफजाल अंसारी भी गैंगस्टर और माफिया बना दिया गया। बना दे, जनता मेन है। मैं उसकी अदालत में, मेरी क्या पहचान है, मैं उस पर निर्भर हूं, उस पर संतुष्ट हूं। 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू हो रहा है, तो इस बार क्या रहेगा? बहुत गर्मा गर्मी, गहमा गहमी, और सरकार देखिए तमाम तरह के नए बिल लाने के इनके हैं, और गहमा गहमी तो होनी है। 8 तारीख को गिनती होने जा रही है, हिमाचल प्रदेश की, गुजरात की। अब आने दीजिए रिजल्ट यहाँ के भी। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन गणितज्ञ की हैसियत से मैंने जो अपने दृष्टि से महसूस किया है और देखा है, 2024 में मोदी जी की सरकार वापस आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं कम होंगे, उत्तर प्रदेश में अभी और तरक्की करेंगे। 66 पार्लियामेंट की सीटें उनके पास हैं, और जैसा आप लोगों ने कल्पना कर रखी है कि 67वीं भी उनको मिलने जा रही है,
इस सबको जोड़ लो, मैं कहता हूं 80 की 80 सीट उनको मिलेगी। लेकिन इस 80 सीट को पाने के बाद भी वो 200 के नीचे रह जाएंगे, क्योंकि वो घाटा जो महाराष्ट्र में 48 में 42 सीटें हासिल करने का था और आज वहां डबल फिगर नहीं होना है, वो घाटा जो बिहार में 40 में 39 सीटें पाने का था, आज 2 सीट को तरस जाना है। वो जो बंगाल में 42 में 18 सीटें हासिल की गई थी, आज वहां 1-2 सीट पे सिमट जाना है। वो कर्नाटक जहां सारी की सारी सीटें, वो गुजरात जहां 26 की 26 सीटें, वो राजस्थान जहां 25 की 25 सीटें, वो मध्य प्रदेश जहां 29 में 28 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, आज देख लीजिएगा हर जगह इनको नीचे आना है। चाहे दिल्ली में 7 की 7 सीट हो, चाहे उत्तराखंड की 5 सीट हो, जो स्कोर रहा है अब उसके बढ़ने का कोई कांटा ही नहीं, कांटा खराब हो जाएगा, उसको नीचे आना है। क्या लगता है 2024 मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इनको लौट के नहीं आना है। 2024 का भ्रम सिर्फ आप बनाए हुए हैं। अंदर से भारतीय जनता पार्टी हिल चुकी है, भीतर खोखला हो गया है। जब राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता को, जब नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को भाजपा में रहते हुए यह बड़ी ताकतें जो आज सारे उस पर काबिज हैं, ये उनको नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं, तो और किसको बर्दाश्त करेंगे? और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। 2024 में अगर पूछे तो गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके सामने अगर जो तथाकथित एलजी साहब हैं उनका नाम आ रहा है, अगर इस तरह के लोग आएंगे तो कैसा रहेगा चुनाव? भैया 2022 में जिनका आपने नाम लिया, इशारा किया, वो बेचारे यहीं साक्षात अवतार ले चुके थे। 18 दिनों तक कोई देवी देवता ऐसे बचे नहीं है जहां जा करके पूजा नहीं किए, पूजा के नाम पर धोखा दिए और उन देवताओं ने ही उसका परिणाम उनको दे दिया। आप देखो ना, आप सीनियर आदमी हो, अंबेडकर नगर की सारी सीटें ये हार गए, जौनपुर में इनके सिंबल पे मात्र 1 सीट मिली, आजमगढ़ की सारी सीटें हार गए, मऊ में इनके सिंबल पे मात्र 1 सीट मिली, बलिया में ये 2 सीट पा सके, गाजीपुर की सारी सीटें हार गए। 44 सीटों में 4 सीट पर भाजपा सिमट गई, प्रदेश में सरकार बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश का यह पूर्वांचल 2024 में नया इतिहास लिखेगा। अभी तो ये पूर्वांचल में 4 से कुछ बढ़ेगी सीट? 4 से आप बताइए, दोनों कतारों में जो सीटें थी, तो मैं तो देख रहा हूं, जो मुझे आभास है, आज की डेट में चंदौली, आज की डेट में भदोही, आज की डेट में मछली शहर, आज की डेट में सलेमपुर, आज की डेट में बलिया, ये सीटें नहीं बचा पाएगी भाजपा। भाजपा के लोग कहते हैं कि पिछली बार सपा बसपा का एक कैंडिडेट था, इस बार त्रिकोणात्मक लड़ाई होने वाली, तो इसको कैसे? अभी 2022 में वो तो कब था, 19 में ना, अब 22 में दोनों के एक कैंडिडेट थे कि अलग अलग कैंडिडेट थे? विधानसभा और लोकसभा के लिए लोग अलग कहते हैं कि अलग 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 पैटर्न है। इसी भरम में रहें लोग, इसी भरम में रहें लोग, तो और अच्छा है। अफजाल अंसारी लड़ने जा रहे हैं 2024। गाजीपुर की जनता अगर चाहेगी और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो एक लड़ाई और लड़ूंगा, और मिजाज जानने के लिए गाजीपुर की जनता का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, विपक्ष के लोग घी का दिया जला लें, लेकिन गाजीपुर की आम जनता ये मान रही है कि जाति की अति हो गई है। जिन लोगों ने पहले भी कभी हमारा साथ नहीं दिया था, वो लोग भी इन सारे अत्याचारों की वजह से आज हमारे लिए हमदर्दी रखते हैं। इन्हीं की मर्जी से 24 का रिजल्ट फाइनल होगा। बड़े बड़े तोप तो 19 में भी उसी जमात में थे, लेकिन इन्हीं सड़क छाप आम लोगों को लेकर के मैं चुनाव लड़ा था। अब सवाल ये है कि आज ही हम डिक्लेयर कर दें, ये है कि हम सिटिंग हैं। पहले बीजेपी से कहिए कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे,
आपके लिए एक बार चर्चा चली कि एक सज्जन, एक जनप्रतिनिधि हौसला रखते हैं लड़ने का उनकी पर कतर दी गई। दूसरे सज्जन का चर्चा चली, इनको हवेली पहुंचा दिया गया। तो पहले बीजेपी डिक्लेयर करे, उसके बाद कोई और दल भी डिक्लेयर करे। अगर आज की डेट में कोई आपको डिक्लेयर कर रहा हो। सर, चलते चलते एक चीज बता दीजिए हाँ। कि आपके बारे में घोषणा जो है वो पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह भी कर चुके हैं कि वो सपा से लड़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनका सम्मान करता हूं। वो एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और किसी वजह से, किसी परिस्थिति में, घबराहट में कोई फैसला उन्होंने लिया, जो भी लिया वो निर्णय लेने का सबको अधिकार है। अभी हमारे लिए आप जो सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, मेरे राजनीतिक करियर का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। मैंने 1985 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, कॉमरेड सरजू पांडे को अपना राजनीतिक गुरु तस्लीम करके और लाल झंडे लाल परचम के साथ लाल सलाम बोल के। एक टर्निंग पॉइंट था जब हमने समाजवादी पार्टी 21 सितंबर 1994 में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि जब 2009 में हम बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर में कैंडिडेट होकर लड़े। हालांकि वो चुनाव हम हार गए, लेकिन यही वो चुनाव था कि जब भी गाजीपुर और भाजपा का इतिहास लिखा जाएगा, भाजपा के लोग शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 वोट के आसपास भारतीय जनता पार्टी को सिमट जाना पड़ा। एक बैकवर्ड को टिकट दे दिया था गलतफहमी में भाजपा ने। उस बैकवर्ड का वो हशर हुआ कि वो 20-22 हजार वोट में सिमट गया। तब अफजाल अंसारी तो जरूर चुनाव हार गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आकबत खत्म हो गई। बाद के चुनाव जो हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मैं 2004 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था, और समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था, और मनोज सिन्हा को 2,27,000 वोटों के अंतर से हराया था। पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से गठबंधन के कैंडिडेट की हैसियत से मैं यहाँ चुनाव लड़ा, और गाजीपुर की महान जनता ने और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1.25 लाख वोटों के अंतर से ये चुनाव भी फैसला हमारे पक्ष में दिया। अब आगे किससे लड़ेंगे, किससे नहीं लड़ेंगे, अपने लड़ाई होगी, उसमें क्या होगा अब तो आपको पता है। त्रिकोणात्मक लड़ाई में अगर हल्का कैंडिडेट आएगा तो प्रभुनाथ चौहान बन जाएगा। ये तो इतिहास बता रहा है। यानी आप भी खोज रहे हैं पुराने कैंडिडेट। अरे साहब हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हारी कुंडली में उन्हीं के साथ जब संघर्ष होगा तो सब कुछ अनुकूल जैसा दिखता है, वो कहते हैं ये। सर, एक आखिरी सवाल। सर, 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, क्या लगता है कि महागठबंधन होगा या कांग्रेस होगा? कौन होगा चेहरा? ये नागपुर कैंप से उछाला गया एक सवाल है, मोदी का विकल्प कौन? ये गठबंधन का सवाल कौन? मैं इसका उत्तर ये दे सकता हूं कि आपको मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं, और मेरा ड्राइवर भी हाई स्कूल पास है। तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा, जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है, वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। आप उसको भी उछाल देते हैं, ये नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तोप बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तोप बना, 50 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता, झूठ बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर कई बार इस तरह की शर्मिंदगी उठाने का मौका आया। तो ये तो बिल्कुल बेकार सवाल है। हमारे दृष्टि में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो उस
उस पद को बड़े अच्छे ढंग से, इनसे कई गुना बेहतर ढंग से चला सकते हैं। और अभी देश के सामने एक समस्या है कि इनको हटाया जाए। ये ऐसे लोग हैं कि ये हटे। और आप देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यही है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो इनके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है। वो बिहार में भी सरकार में है। वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में, या तो सेकंड या तो फर्स्ट, या तो सेकंड या तो फर्स्ट। तो ये एक उनका मजा हुआ क्वेश्चन होता है कि कौन, कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे आज भी कांग्रेस और जो भी दल हैं, अब जब बीजेपी को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता, अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए, किसको झूठ झाट बोलकर इसके साथ लाएं। यहां भी आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी का पदयात्रा चल रहा है सर, क्या लगा? देखिए, जनता के सवालों को लेकर जो भी सड़क पे उठाएगा, उन सवालों को जनता उसे मानती है कि ये हमारे सवालों को उठा रहा है। सभी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हर पार्टी के लीडर को जनता से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछने चाहिए। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके खिलाफ लड़ कौन रहा। आप बताइए कौन लड़ सकता है? कौन लड़ सकता है? जो कर रहे हैं ये, इस परिस्थिति में कौन लड़ सकता है? इस परिस्थिति में पदयात्रा एक अच्छा कदम है, चुनौती तो दे रहा। केजरीवाल आज चुनौती तो दे रहा। घुस के घर में इनके गुजरात में नींद हराम हो गई है। आप काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो, मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट देख लीजिएगा 8 तारीख को क्या होने जा रहा। गुजरात में भी जिस तरह का जो खबरें हैं और जिस तरह का चुनाव हुआ है, अब इस पे निर्भर करता है कि जो वोटों का बंटवारा हुआ है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के विरोध में गुजरात में पहले चुनावों में बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात का भी रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।